नमस्कार नमस्कार मेरे विद्वान साथियों, कैसे हो? सारे अच्छे होंगे। आइएगा हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं। और आगे का टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होगा आपका संधि प्रकरणम। संधि प्रकरणम। तो देखिएगा, संधि प्रकरण क्या है, किस प्रकार से हम संधि प्रकरण को पढ़ेंगे और इसमें क्या आवश्यकता रहेगी, आओ हम समझते हैं। देखिएगा, संधि की आवश्यकता अनिवार्यता कहाँ होती है? संधि का कहने का तात्पर्य, संधि क्यों बनाई गई होगी पाणिनि जी के द्वारा? सर आपने उच्चारण स्थान पढ़ाए थे, उस समय बताई थी, वो इसलिए। देखो, संधि की उपयोगिता हम अगर मान के चलें, आप भी सारे शिक्षक गण हैं और मैं भी एक प्रकार का शिक्षक हूं, पहले विद्यार्थी हैं संस्कृत के हम सारे। तो हम ये मान के चलते हैं कि अपने पूर्वज ने अगर संधि का निर्माण किया है तो वह संधि का निर्माण उन्होंने अपने संस्कृत भाषा की शब्दावली को बढ़ाने के लिए किया होगा, शब्द भंडारण के लिए किया होगा कि अपने पास सबसे ज्यादा शब्द हो। तो यह हकीकत भी है कि संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके पास अपनी इतनी शानदार शब्दावली है जो अन्य किसी भाषा के पास नहीं है। यही तो बात है, इसीलिए तो संधि प्रकरण है। अंग्रेजी भाषा ले लो, कोई भी भाषा ले लो, उसमें इतने वर्ण नहीं है, इतने शब्द नहीं है। आइएगा हम देखते हैं संधि के अंतर्गत। संधि की आवश्यकता हमें पता चल गई कि क्यों होती है और संधि होती कहां है, संधि की स्थिति क्या होती है, देखते हैं। देखो, संधि की एक अनिवार्यता होती है। अनिवार्यता क्या होती है? देखो, अनिवार्यता, संधि की अनिवार्यता होती है कि संधि इन जगह तो फिक्स होगी ही होगी, 1 2 3, 3 जगह फिक्स संधि होगी। एक तो एक पद में, एक होगी आपकी धातु और एक होगा समास। यहां पर संधि नित्य रूप में होती है। नित्य रूप का तात्पर्य, सर ये बात यह है कि कोई भी एक पद है, कोई भी धातु का उदाहरण है, कोई भी समास का उदाहरण है, अगर संधि का नियम लागू हो रहा है तो आपको नित्य का मतलब अनिवार्य, अनिवार्य ही आपको क्या करनी चाहिए, संधि करनी चाहिए। ये कहता है एक पद, जैसे कोई भी उदाहरण हो सकता है जिसमें एक ही पद हो, धातु हो वहां पर भी और समास हो वहां पर भी। जैसे देखो, मैंने यहां पर कहा आपके सामने जे प्लस अ। अब इस जे प्लस ए को अलग अलग पढ़ोगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। क्या बन जाएगा? जय। ये एक पद है, बात आई समझ में? ये एक पद है, ऐसी स्थिति में तो संधि हुई है ना। अब देखो, समास से कोई भी उदाहरण हो वहां पर भी संधि हो सकती है। क्या बन जाएगा? यद्यपि। या मैं कहूं आप लोगों के सामने यथा प्लस उचितम, तो क्या बन जाएगा? यथोचितम। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी स्थितियां आपके समक्ष आ रही हैं देखने के कारण कि ऐसी स्थितियां की नित्य रूप से संधि हो रही है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यहां पर है, उदाहरणों के माध्यम से तो इन बातों को मैंने समझाया है, केवल इतना याद रखना, उदाहरण तो मैंने करवाए नहीं है, ये समझाया है कि संधि अनिवार्य तौर पर एक पद हो, धातु हो, समास हो, वहां पर होती ही होती है। तो आपका एक कंफ्यूजन मिट जाना चाहिए कि संधि कहां होती है। संधि अनिवार्यतः इन जगह होती है। एक चौथी बात और आती है, क्या आती है? एक वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य। ये चौथी बात है अपनी। वाक्य में वक्ता के अनुसार
वक्तानुसारेण, वक्ता चाहता है या नहीं चाहता, वक्ता चाहता है कि मैं संधि करूं, किसमें, वाक्य में। अर्थात कोई वाक्य का उदाहरण हो गया, जैसे मैंने कह दिया स प्लस इह, या अपन ने विसर्ग संधि का उदाहरण देखा था, बालस प्लस पठती। आप देखिएगा, अब ये देखा जाए तो ये क्रियाएं हैं, यहां वाक्य बन रहा है, और वाक्य बन रहा है तो वाक्य में वक्ता के अनुसार, वक्ता पर निर्भर करता है, अर्थात वक्ता पर निर्भर करता है कि वह संधि करे या न करे। यहां नित्य नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, यहां अनित्य संधि होती है, यहां अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि वक्ता संधि करे या न करे, डिपेंड्स ऑन वक्ता, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। जो कि वक्ता है, जो कि स्पीकर है, उस पर डिपेंड करता है कि वो संधि युक्त बनाकर उदाहरण प्रस्तुत करे या वाक्य युक्त चलने दे, तो वहां पर डिपेंडेंसी नहीं होती। तो अनिवार्यता संधि की आपको याद रखनी है, एक पद में होती है, धातु में अनिवार्य आपको संधि करनी होती है, समास में अनिवार्य तौर पर संधि करनी होती है, वाक्य में आपके इच्छा अनुसार है, ये ध्यान रखना। तो अपने को एक बात पता चली, यहां क्या बात पता चली कि संधि अगर हम करेंगे तो संधि का अपनी उपयोगिता क्या है, मेन कर्तव्य क्या है, संधि क्यों करना हमें चाहिए। हमें यहां पर एक परंपरा चली आ रही है पाणिनि की, तो पाणिनि ने यहां पर इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए कहा कि इन तीनों पर आपको संधि तो अनिवार्य रूप पर करनी चाहिए। आप लागू हो रही है, नियम लागू हो रहा है, कोई भी नियम आकर वहां पर स्थापित हो रहा है, तो आपको बिल्कुल देर नहीं करनी है, संधि कर देनी है, ठीक। परंतु वाक्य में आप पर निर्भर करेगा, ये बात अपने पता चली, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संधि की अनिवार्यता कहां तक होती है, तो ये डीपली प्रश्न बनते हैं, और ये डीपली प्रश्न जिसको आते हैं उसका मजा ही कुछ और है। आइएगा साथियों, आगे चलते हैं। अब संधि प्रकरण की हमें बात पता चली यहां की, आओ आगे चलते हैं। अब देखो, अब पता चलती है संधि के बारे में कंडीशन। टॉपिक पढ़ रहे हैं संधि। संधि को देखें, संधि शब्द को देखें तो यहां पर संधि शब्द में क्या है, इसकी व्युत्पत्ति पक्ष देखें। व्युत्पत्ति पक्ष देखें तो संधि में सम उपसर्ग है, दुधाए धातु है और की प्रत्यय है। ध्यान रखना, सम उपसर्ग दुधाए धातु की प्रत्यय, ये आपकी कंडीशन देखने को मिलती है। सम उपसर्ग दुधाए धातु की प्रत्यय, ये आपको देखने को मिलता है, तब जाकर संधि का निर्माण होता है। धो के सूत्र से की प्रत्यय होता है। संधि को देखें तो संधि का विच्छेदित रूप क्या होता है, सम प्लस धी। सम प्लस धी, ये संधि का विच्छेदित रूप होता है, हमें पता चलिए तो बात। आओ आगे चलते। संधि को हम देखते हैं तो संधि के बारे में परिभाषाएं निकल के आती हैं। क्या परिभाषाएं निकल के आती हैं, संधि की कुछ परिभाषाएं निकल के आती हैं। देखो, संधि की पहली परिभाषा यही निकल के आती है, परः शनिकर्ष संहिता। संधि की परिभाषा निकल के आती है, वर्ण मेलनम लोप विकार आदेश आगम। अर्थात जहां पर ये कार्य होते हैं, कहां पर, वर्ण का मेलन हो, कहीं पर लोप हो, विकार हो, आदेश हो, आगम हो, वह संधि कथ्यते, वहां पर संधि कही जाती है। परः शनिकर्ष संहिता, जहां पर समीपता होती है, जहां पर वर्णों की अत्यंत संहिता होती है, समीपता होती है। संहिता का मतलब समीपता, अर्थात वहां पर सन्निकर्ष का मतलब समीपता और संहिता संज्ञा वहां पर हो जाती है। कैसे, इनके बारे में मैं चर्चा करता हूं। वर्ण मेलनम लोप विकार आदेश आगम, आदेश और आगम, आदेश यानी शत्रुवत, आगम यानी मित्रवत, इनके कारण यहां संधि की उपयोगिता बढ़ जाती है। आओ मैं इनकी एक एक छोटी छोटी बात करता हूं।
जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मैंने कहा विद्या प्लस आलय। यहां पर देखिएगा, यहां पर आ है और यहां पर भी आ है, और देखा जाए तो दोनों वर्ण आपस में जुड़ने वाले हैं और जुड़कर किसका निर्माण करने वाले हैं, आ का निर्माण करने वाले। अब यहां पर संहिता संज्ञा इन्हीं की होती है, अर्थात सन्निकर्ष, अर्थात जो आपस में चिपकेंगे, आपस में जो चिपकने वाले हैं, ये दोनों चिपकने वाले हैं और तीसरे को उत्पन्न करने वाले हैं, तो आपस में जो चिपकने वाले हैं उन्हीं की संहिता संज्ञा होती है। यह संहिता संज्ञक है। ये संहिता संज्ञक है। कार्य यहीं पर होते हैं, मिलकर अलग चीज बनती है ना। कार्य यहीं पर, आदेश भी यहीं पर होगा, लोप भी यहीं पर होगा, आगम भी यहीं पर होगा, विकार भी यहीं पर होगा। ये सारी चीजें एक उदाहरण के माध्यम से आपने समझ ली है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो परः शनिकर्ष संहिता, वर्ण मेलनम, लोप वर्णानाम मेलनम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ण मेल लिख लो, बहुवचन कर देते हैं, वर्णानाम मेलनम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो यहां पर अपने दिमाग में ये बैठी बात कि भैया संधि के अंतर्गत परः शनिकर्ष संहिता क्या कहता है, लोप क्या है, विकार क्या है, आदेश आगम क्या। आदेश आगम को यही समझ लेना, आदेश होता है शत्रुवत और आगम होता है मित्रवत। सर ये शत्रुवत मित्रवत क्या है? शत्रुवत और मित्रवत क्या है? शत्रुवत का तात्पर्य हो गया, आप एक बात समझिएगा, आप कक्षा में बैठे सारे है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, अब उस कक्षा में देखिएगा, मैंने कहा, आप में से किसी व्यक्ति को कहा, मैं आदेश को समझाने की चेष्टा करता हूं पहले कि आदेश क्या होता है। अब मैंने आप में से किसी एक स्टूडेंट को कहा, मैंने कहा खड़ा हो भैया, तू बाहर जा, मेरा स्टूडेंट यहां पर आकर बैठेगा। तो आप बोलोगे सर हम आपके स्टूडेंट नहीं है क्या? मैंने कहा है, पर तू बाहर जा, मेरा एकदम प्रिय स्टूडेंट आकर बैठेगा। तो बोले सर हम भी प्रिय हैं। मैंने कहा मेरे कोई परिवार का आकर बैठेगा, तू खड़ा हो जा, तू बाहर जा। अब मैंने तुम्हें बाहर भेजा तो तुम्हें गुस्सा आया कि सर मैंने रुपए नहीं दिए क्या, है ना, मैंने रुपए नहीं दिए क्या, मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो? तो मैंने तो भी जबरदस्ती कर तुझे बाहर भेज दिया और मैंने किसी और को वहां पर तुम्हारी सीट पर बैठा दिया। तो ऐसा व्यवहार था तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति क्या होगा? शत्रुवत होगा। अर्थात किसी के स्थान पर किसी को बैठाना, किसी के स्थान पर किसी को बैठाना आदेश की स्थिति कहलाता है। याद हुई बात? दूसरी बात आगम की। आगम क्या होता है? वही वाक्य दोहरान, सारे बैठे हो आप लोग, मैंने कहा मेरा एक छोटा भाई है, मेरा मित्र है, मेरा सखा है, वह आकर यहां बैठना चाहता है, आप थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाओ, थोड़ी जगह दे दो उसे। तो आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई है, हम बीच में बैठा लेंगे। तो यही कंडीशन थी आपका मित्रवत व्यवहार। अपना व्यवहार कैसा हुआ? मित्रवत। पहले वाला व्यवहार कैसा हुआ? शत्रुवत। तो यही बात थी कि आदेश होता है, एक आगम होता है। तो हमारी संधि में भी यही प्रक्रम आएगा कि हम किन्हीं वर्णों को बुलाएंगे, किसी के स्थान पर बैठाएंगे तो वो आदेश की कंडीशन होगी, और कई स्थितियों में हम बीच में आगम करेंगे। जैसे हमने संस्कृतम शब्द बनाया तो मध्य में सुट का आगम किया, किसी को भगाया ही नहीं। बात समझ आ रही है? और जब हमने यण संधि पढ़ी उच्चारण स्थान के माध्यम से, तो ई का भाई कौन आकर बैठा था वहां पर? ई को भगाया था पहले और उसका भाई आकर बैठा था। तो वह स्थान की कंडीशन थी, आदेश की कंडीशन थी, शत्रुवत थी, और सुट का आगम मित्रवत था। बात समझ आई? तो ये कुछ कार्यक्रम है जो आपको याद रखने होते हैं, दिमाग में बैठी होनी चाहिए बातें। परः शनिकर्ष संहिता होती कहां है? संहिता केवल संधि में होती है। अब देखो इसी से एक मिलता जुलता सूत्र और आता है। कौन सा आता है? आदिरंतेन सहेता। ध्यान रखना साथियों, सहेता संज्ञा अलग है। सहेता संज्ञा प्रत्याहारों में होती है। जब हम प्रत्याहार पढ़ते हैं तो वहां पर सहेता संज्ञा पढ़ी है अपन ने, है ना। तो ये कंफ्यूज मत होना, संहिता आपकी संधि में होती है और सहेता संज्ञा प्रत्याहार में होती है, जिसका सूत्र है आदिरंतेन सहेता। वो आपको बखूबी याद है। तो हमने संधि के बारे में इतना सा प्रक्रम पढ़ा, ये हमें दिमाग में बैठी, इतनी सी बात है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी नहीं। आओ आगे चलते हैं। आगे देखो, वापिस मैंने लिखा संधि, संधि को आगे चलाते हैं। क्या संधि के बारे में देखें कि संधि है कितने प्रकार की, क्या इसका कार्यक्रम रहता है, संधि के प्रकारों।
आओ देखते हैं। एक आती है अपनी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी? सर भट्टोजी दीक्षित ने। ठीक बात। अब वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लिखने का कार्य भट्टोजी दीक्षित ने कर दिया था, तो इनके अनुसार जो संधि के भेद माने गए वो कितने भेद माने गए? टोटल 5। कौन कौन से माने गए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। 1, 2, 3 और ये 5। कौन कौन से हैं? अब मैंने कहा आप लोगों के सामने, यहां पर मैंने आप लोगों के सामने कहा सबसे पहले आया अचसंधि, प्रकृति भाव, प्रकृति भाव, हल, और मैंने कहा विसर्ग, और मैंने कहा स्वादि। ये 5 भेद हैं, वो किसके अनुसार हैं? आपके भट्टोजी दीक्षित के अनुसार माने जाते हैं। ये 5 भेदों में आपने कन्वर्ट किया। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण शब्द का अर्थ आप सभी को पता है क्या होता है? व्याकरणम अधीते, व्याकरणम अधीते, है ना। यहां व्याकरण शब्द है और अण प्रत्यय लगा है, तस्यात्यम अपत्यम सूत्र से अण प्रत्यय लगता है, ध्यान रखना, तस्यापत्यम। नाम का सूत्र अण प्रत्यय करता है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। तो ये इसका विच्छेदित रूप बनता है। वैयाकरण है शब्द निष्पन्न होता है, इसका विग्रह है व्याकरणम अधीते, जो व्याकरण पढ़ता है उसे वैयाकरण कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी से 5 भेद निष्पन्न होते हैं, अचसंधि, प्रकृति भाव, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि। इसी के तौर पर आगे मैं लूं तो एक आते हैं अपने लघु सिद्धांत के प्रवर्तक वरदाचार्य जी, लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रवर्तक वरदाचार्य जी हैं। ये कितने भेद मानते हैं? ये मानते हैं 3 भेद। कौन कौन से हैं? आओ इनको भी जरा देख लें। ये 3 ही भेद मानते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अचसंधि, दूसरा आता है आपका हल संधि, और तीसरा आता है आपका विसर्ग संधि। ये 3 भेद मानते हैं। सर हुआ क्या यहां पर 5, यहां पर क्योंकि प्रकृति भाव इसी में मान लेते हैं, ये किसमें? इसी में, और जो स्वादि है वो विसर्ग में मान लेते हैं। तो ये अपनी बात दिमाग में बैठी कि संधि के जो स्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित ने तीनों मुनियों को लेकर लिखी है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को, उन्होंने 5 भेद माने हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदाचार्य जी हैं उन्होंने 3 भेद माने हैं, अचसंधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो आप जब भी बच्चों को पढ़ाओगे 8वीं तक, 10वीं तक पढ़ाओगे, 10वीं तक आपके कोई भी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नहीं चला करती, चाहे आप संस्कृत विभाग में पढ़ा रहे हैं या आप जनरल संस्कृत में पढ़ा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को संधि कौन सी पढ़ानी है। तो आप लोगों को संधि लघु सिद्धांत की पढ़ानी है। एग्जामिनर आपसे प्रश्न कहां से पुटअप करेगा? लघु सिद्धांत कौमुदी से पुटअप करेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो लघु सिद्धांत आपको पूरी कंठस्थीकरण होनी चाहिए, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं जाएगा। आपको रचनानुवाद कौमुदी कंठस्थीकरण होनी चाहिए, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं जाएगा। डीप से डीप प्रश्न भी गलत नहीं जाएगा। वही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं सरल भाषा में। भाई
कहने का तात्पर्य है, अगर आपके सामने आचार्य भवानी शंकर खड़ा है तो वो भवानी शंकर एक विद्यार्थी है, कहाँ का, संस्कृत का, है ना। अब वह संस्कृत का विद्यार्थी ऐसा है कि उसने वो चीजों को समझाने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूं। आप में से कई विद्यार्थी कोर्स इसीलिए लेते हैं कि समझ में नहीं आता, किताबों से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता, उन किताबों को आसान करके समझाना, इसीलिए टीचर की उपयोगिता होती है। आपकी क्या उपयोगिता है, आप सोच के देखिएगा। क्या बच्चे हैं वो स्वयं नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते, इसीलिए तो उनके पास दिक्कतें आती हैं, वो कैसे समझे। आप सब, हम सब इसी दौर से गुजरे हैं, क्योंकि ये एक शिक्षण पद्धति ऐसी है ना। 1835 का लाड़ में काले काल, और उससे पहले की शिक्षण पद्धतियां देखिएगा अपने संस्कृत की, अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ पद्धति थी टीचिंग की। वहां पर राजा बनना सिखाया जाता था। 1835 के बाद में आपको नौकर बनना सिखाया जाता है। आज आप सारे नौकर बनेंगे, हकीकत है, नौकर बनने जा रहे हैं। तो वो नौकर बनने की पद्धति आपके सामने है, पर ये तरीका आपके सामने है जो एग्जाम का पैटर्न है ना, जो आप शिक्षा वितरित करते हैं। 1835 से पहले शिक्षा ऐसे खुले मन से वितरित की जाती थी, आज ये इसके लिए वितरित की जाती है, हकीकत है। तो आप संस्कृत का प्रचार प्रसार इस तौर पर करिएगा कि आप उस प्रकार पढ़ा पाए कि बच्चों में कुछ ना कुछ आपके सामने कुछ टैलेंट विकसित हो। अर्थात अगर मैं पढ़ता हूं तो किताबों को इस प्रकार पढ़ना चाहिए आप लोगों को, जिससे आपको बहुत फायदा हो, है ना। तो इसी प्रकार के क्रम को आपको ध्यान रखना है कि सर क्या कहना चाहते हैं, क्यों एक उपयोगिता इनकी बनती है आपके समक्ष। ये आपको सिंपल और श्रेष्ठ भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया। तो अपन ने संधि के बारे में ये चीजें देखी, आगे आओ अब देखते हैं संधि के बारे में, इनके बारे में हमने देख लिया। अब एक एक प्रकार की स्थिति को हम समझते हैं। अब यहां पर एक बात और बताता हूं, मेरी परिभाषा संधि की क्या है, मैं संधि को किस रूप में देखता हूं। मैंने एक संधि की परिभाषा बनाई पढ़ाते पढ़ाते, मैंने कहा अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक। एक परिभाषा बनाई, अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक। अपनी उपयोगिता, अपने सब्जेक्ट पर इतना गहन अध्ययन कीजिएगा, तभी जाकर आप बढ़िया नंबर कवर कर पाएंगे अपने विषय पर, है ना। अपनी उपयोगिता को समझिएगा कि आप संस्कृत के विद्यार्थी क्यों हैं, है ना। तो अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक, ये मैंने अपनी परिभाषा बनाई संधि की। क्या बनाई, मैंने कहा भाई प्लस से पहले अर्थ होना चाहिए। अगर कोई भी आपके सामने शब्द आ रहा है, मैंने पहले तो सारी बातें बता दी जो एक अमूमन रूप से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सही है, ये आपका दिमाग बढ़ाने के लिए है। अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक, अर्थात प्लस से पहले कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, प्लस के बाद में भी कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, और प्लस के बाद में इन दोनों को मिला दिया जाए, अर्थ प्लस अर्थ को मिला दिया जाए, तो दोनों का अर्थ क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। वो मिलकर एक अर्थ को निष्पन्न करना चाहिए। कैसे? पहले वाले अर्थ का अंतिम वर्ण और बाद वाले अर्थ का प्रथम वर्ण, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करें, विकार करें, लोप करें, आदेश करें। आदेश किसी एक वर्ण पर होता है, एक वर्ण पर होता है, या एक समुदाय पर भी हो सकता है। आगम करें, आगम किसी पर नहीं होता। या आप क्या करें, मेलन करें, आप कुछ भी करें, इनमें कुछ भी यहां पर आप कर सकते हैं, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण के साथ, है ना, वर्णों के साथ। संधि का क्रम हमेशा वर्णों के साथ, ये सारा कार्यक्रम किसके साथ होगा, वर्णों के साथ, क्योंकि ये वर्ण है, वर्ण के साथ होगा ये सारा कार्यक्रम। अब क्या करोगे, इनको मिलाओगे तो इनसे जो उत्पन्न होगा वह सार्थक होना चाहिए, अर्थात इसमें दोनों अर्थ, दोनों अर्थ होने चाहिए। ये पहले वाला अर्थ भी होना चाहिए और ये दूसरे वाला अर्थ भी होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जो आपके पास बनकर निकलेगा वह संधि युक्त उदाहरण होगा। ये जो बनकर निकलेगा वह संधि युक्त उदाहरण होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से और समझाता हूं। जैसे देखो,
मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिया, मैंने कहा, आपके सामने लिखा मधु प्लस अरी, एक उदाहरण लिखा। प्लस से पहले अर्थ है क्या? सर है। प्लस के बाद अर्थ है क्या? सर है। मधु एक कोई नाम विशेष है, अरि यानी शत्रु का संबोधन है, ठीक है। एक अरि हिंदी में होता है, उसका मतलब होता है अरि राधा इधर आना, अर्थात संबोधनार्थ। ये संबोधन के लिए होता है हिंदी में अरि शब्द, अरि राधा इधर आना, है ना, वह अलग है। तो अरि छोटा है, वो शत्रु के अर्थ में होता है। अब यहां मैंने कहा पहले वाले के पास भी अर्थ है और आगे वाले के पास भी अर्थ है, अर्थात पहले वाले अर्थ का अंतिम वर्ण जो क्या है? ऊ है। कौन सा है? ह्रस्व ऊ है। आगे वाले अर्थ के पास क्या है? ए है। ठीक बात है। यहां पर क्या होगा? आदेश होगा। आदेश होगा तो यहां पर होगा एक वर्ण के स्थान पर या एक समुदाय के स्थान पर, तो एक वर्ण है, इस पर आदेश होगा। आदेश क्या होगा? ऊ का भाई कौन होता है? सर वह होता है, ये आदेश हुआ, ठीक है, ये आदेश हुआ। अपना कार्य जो था ना संधि का, वो यही था। ये जो यहां पर आपने जो कड़ी बनाई, यही आपने जो विकार मेलन जो भी करना था, आदेश करना था, संधि का जो कार्य करना था, संधि कार्य वो यही हुआ, यही संधि कार्य हुआ। आपने जो यहां पर ऑपरेशन किया वही संधि का ऑपरेशन था, वो संधि आपने ठीक कर दी, जो बीमारी थी उसको ठीक कर दिया, यहां पर कर दिया। अब तो आपको टांके लगाने, टांके फिट करने, कर दो। करोगे तो क्या स्थिति रहेगी? तो देखो यहां पर अपनी स्थिति रहेगी, मैं का मैं, आधा ध, और आगे ऊ था, ऊ की बीमारी मिटाई, वह को अपन ले आए, ये लोग वह ले आए। आगे क्या था? आगे अपने सामने बचा है अरि। अब आपको बढ़िया तरीके से वो पूरी बात खुल गई है, क्योंकि पढ़ने का एक लहजा होता है ग्रेड बेस का, तो वही लहजा मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब आप इसको जोड़ोगे तो आपके सामने उदाहरण निकल के आएगा मधवरी, ये मधवरी उदाहरण निकल के आया, ठीक है। तो ये मधवरी उदाहरण निकल के आया। मैंने कहा इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, इसमें दोनों शामिल हैं, मधु भी शामिल है और अरि भी शामिल है, दोनों अर्थ शामिल हैं। मधवरी जो मधु नामक एक राक्षस को मारने वाला इंसान है, कौन है? श्री कृष्ण है ना, ये श्री कृष्ण का द्योतक बन गया। अब देखो यहां पर कितनी बड़ी बात है कि शब्द भंडारण, दो शब्दों को मिलकर तीसरे शब्द को निष्पन्न कर दिया। यही पाणिनि जी की सोच रही होगी, यही आगामी आज अपन पढ़ पा रहे हैं, वो इन्हीं के कारण आज हम शब्दावली बोल पा रहे हैं, अपन वाक संप्रेषण कर पा रहे हैं। अगर न पाणिनि होते, न डबरू बजता, तो न आज हम बोल पाते। आज हम वही आदि मानव की तरह ऐसे ही करते रहते, जो कोई संप्रेषण नहीं होता। बात सुन रही है? तो यही संप्रेषण आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ जी, ये अपन ने कार्यक्रम पाणिनि ने बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है। तो संस्कृत भाषा का योगदान बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से आप आने वाले जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी नियम हैं, अब देखो यहां पर ये क्यों किया, यही सीखना है। अब जो आएगा आगे प्रक्रम कि ऊ के स्थान पर वह आया, तो ये क्यों आया, किस नियम के अनुसार आया, वह नियम ही आपको आगे सीखने हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा है मुझसे? आपने मुझसे ऐसी स्थिति सीख ली है कि जिंदगी भर आप संधि को, अगर आप कहीं बच्चों को पढ़ाओगे तो भी आपके मन में ऐसा होगा कि हाँ मैंने संधि पढ़ाई है। आप कभी ऐसे मत लगाने लग जाना संधि 3 प्रकार की, औल्यो इया हो गयो बिया हो गयो, संधि जोड़ा तो संधि हो, बस ऐसी बातें मत करना। उनको हकीकत के रूप में पढ़ाना, क्योंकि अपने को उतनी चीजें नहीं मिली हैं, हम उनको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा पढ़ा पाए, क्योंकि समय लग जाए पर इतना अच्छा पढ़ाओ कि बच्चा जिंदगी भर ना भूले, है ना। तो ये बात आपने देखी, संधि एक पद में भी होती है, संधि धातु में, संधि समास में, नित्य रूप से होती है इन तीनों में। नित्य अर्थात अनिवार्य करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई चारा नहीं है। कहने का मतलब आगे कुआ तो पीछे खाई, ये बात है इनमें तो, ठीक है। और वाक्य में आपके मतानुसार होगी, आपके कहने का मतलब वक्तानुसारण होगी, जो भी वक्ता चाहता है कि मैं संधि करूं या न करूं। ऐसी स्थितियां आपके सामने, बालश पठती, आप बालह पठती करो या अर्धविसर्ग वाला उदाहरण बनाओ, वो डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। परह शनिकर्ष संहिता, एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है संहिता संज्ञा कहां होती है संधि में,
संधि की परिभाषा परः शनिकर्ष संहिता, वर्णानाम मेलनम, लोप विकार आदेश आगम व संधि कथ्यते, ये भी संधि है। विद्यापलशाले से समझाने का प्रयोग किया। संहिता संधि नहीं है, संहिता प्रत्याहार है, संहिता संधि है, ये दिमाग में रहना चाहिए। एग्जामिनर यहां से बाहर जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं, यहां से बाहर कभी ना तो आज तक प्रश्न पूछा है ना पूछेगा। संधि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 प्रकार की है, लघु सिद्धांत के अनुसार 3 प्रकार की है। तस्यापत्यम से अण प्रत्यय होता है, वैयाकरण शब्द निष्पन्न होता है। बहुत बार बखूबी बार एग्जामिनर ने पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक, ये मेरा एक कंसेप्ट है जिसको मैंने समझा, इससे संधि आपको बहुत बखूबी आसानी समझ में आएगी। आप बच्चों को इस प्रकार से अर्थ प्लस अर्थ बराबर सार्थक से समझाओगे तो बच्चे आपसे बहुत प्रसन्न होंगे कि सर ने हमें संधि को किस प्रकार समझाया। अब आओ आगे चलते हैं। अब सबसे पहले अपन लेते हैं अच संधि प्रकरणम। अच संधि प्रकरण क्या है? अच संधि प्रकरण। अच संधि प्रकरण को हम देखें तो आप समझ पाएंगे कि अच संधि की जो परिभाषा है वो क्या निकल के आएगी। अगर मैं परिभाषा की बात करूं, परिभाषा शब्द का तात्पर्य क्या होता है? परि यानी चारों ओर, भाषा चारों ओर की भाषा, चारों ओर की उक्तियां, कि एक पॉइंट के लिए चारों ओर से क्या कहा गया है वह परिभाषा है। ठीक। अच संधि प्रकरण, अच का तात्पर्य क्या होता है? अचस्वराः, अच का तात्पर्य होता है स्वर, और अच का तात्पर्य प्रत्याहार से भी होता है। स्वर कितने? 9 स्वर, 9 स्वरों की चेष्टा है ना। फिर हमने उनको दीर्घ करके आगे स्वरों की चेष्टा बनाई। हमने 21-22 स्वर भी पाणिनि शिक्षा के अनुसार देखे हैं। तो मैं मूलतः स्वरों की चेष्टा करता हूं। आप को भी समझिएगा, ई को भी समझिएगा, आप प्लुत वाली जगह प्लुत को भी समझिएगा। पर मैं 9 स्वर ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि 9 स्वर है। आप ये ध्यान रखिएगा 21-22 स्वर पे, पर ये 9 स्वर माहेश्वर सूत्र के, माहेश्वर सूत्र के अनुसार है ना। तो अच यानी स्वर होते हैं 9 स्वर। अर्थात कहने का तात्पर्य इसका है कि जहां आप लोग जो संधि का कार्य कर रहे थे, आप समझ में आ रही है बात? संधि का जो कार्य कर रहे थे ना, संधि का कार्य सर कर रहे थे, जो आपने संधि का ऑपरेशन किया था, वहां आप जो मेलन करोगे, जो क्या करोगे? मेलन करोगे। वो मेलन किसका करोगे? वो मेलन आप स्वरों का करोगे। केवल वहां स्वर होंगे, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं आएगा, वहां केवल स्वर होंगे। ये बात यहां पर आई इसकी। ये परिभाषा है अच संधि प्रकरण की, यानी आप जो मेलन करोगे वो स्वरों का करोगे। आइएगा, अब मैं बात करता हूं प्रकार की। प्रकार कितने हैं? प्रकारः अर्थात प्रकार कितने हैं? क्री धातु घय प्रत्यय प्रकारः शब्द निष्पन्नम भवति। प्र उपसर्ग क्री धातु और घय प्रत्यय और बहुवचने, पुल्लिंग शब्द अस्ति वा बहुवचने प्रकारः शब्द निष्पन्नम भवति। प्र उपसर्ग क्री धातु घय प्रत्यय किया और आपने प्रकारः शब्द बनाया, बहुवचन में प्रकारः कर दिया। तो अब प्रकार कितने हैं? प्रकार इसके कितने हैं साथियों? आओ देखते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे तो प्रकार के बारे में पहले मैं लिख देता हूं, प्रकार कौन कौन से हैं, आप खुद डिसाइड करना कितने प्रकार हैं। सबसे पहले आप जो संधि पढ़ने वाले हो मुझसे, वो पढ़ने वाले हो यण संधि। फिर पढ़ने वाले हो आप मुझसे अयादि संधि। फिर जो पढ़ने वाले हो, फिर मुझसे पढ़ने वाले हो गुण संधि। फिर जो पढ़ने वाले हो वृद्धि संधि। फिर जो पढ़ने वाले हो मुझसे दीर्घ संधि। फिर पढ़ने वाले हो प्रकृति भाव। ये लास्ट में पढ़ाऊंगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। ये पूर्व रूप संधि और ये है पर रूप। एक बात आपको विशेष बता दूं, प्रकृति भाव संधि निषेधक है।
प्रकृति भाव का मतलब संधि का निषेध होता है, संधि होती नहीं है वहां पर काउंटिंग कर सकते हैं। संधि पूछ ली जाए तो देखो 1 2 3 4 5, ये संधि नहीं करता वैसे, 6 और 7, है ना। तो यह 7 भेद आपके वास्तविकता में संधि को द्योतक होते हैं, जो संधि करते हैं, संधि का कार्य करते हैं। और ये प्रकृति भाव है, ये पार्ट ऑफ अचसंधि का ही है ना, पार्ट ऑफ अचसंधि का है। ये संधि अचसंधि का भेद नहीं है, ये हम प्रकृति भाव संधि का निषेधक मानते हैं जहां संधि नहीं होती है ना, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा प्रकृति भाव, और यहां पर प्लुत चिन्हों का प्रयोग होता है ज्यादातर, ठीक। तो यहां पर हमने देखा ये सारी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो आप यहां पर संधि के भेद कितने करोगे, प्रकार आप कितने करोगे, 7 प्रकार आप ध्यान रखोगे। और एक प्रकार आप ये भी ध्यान रखोगे कि वहां पर प्रकृति भाव नाम की भी एक व्यवस्था है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, स्क्रीनशॉट आता हो है ना। आगे चलो, लिख सकते हो बढ़िया तरीके से, आगे आओ, हम आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अब देखो सबसे पहले है यण संधि। यण संधि क्या कहती है, यण संधि कहती क्या है, यण संधि का क्या उद्देश्य रहा होगा, क्यों बनाया होगा, यण से तात्पर्य क्या है। देखो यहां पर मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, इसका सूत्र आएगा सूत्र है इकोयंची। अब भाई बात करें सर इकोयंची याद थोड़ी है, कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसको इकोयंची याद नहीं, आराम से याद है, कोई दिक्कत नहीं। इकोयंची, इकोयंची नाम का सूत्र आता है, पर यह कहता क्या है, इसको याद कैसे रखना है। आपको सूत्र याद, कंठस्थीकरण भी न हो तो भी चलेगा। कैसे सर, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, सूत्र आ गया तो हम क्या करेंगे। देखो साथियों, एक होता है वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क, है ना। एक होता है वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे, आज की पीढ़ी जो है वो स्मार्ट वर्क पर ध्यान देती है। आज आपका सिलेक्शन बुद्धि से होता है, आज आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं होता कि आप गधे की तरह पढ़ रहे हो, नहीं, आपका दिमाग होना चाहिए कि हम उस कंटेंट को इस प्रकार पढ़ें कि हमें हर चीज याद भी रहे, है ना। आपको कंठस्थीकरण भी नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम पास करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, अगर आपको इसका अर्थ पता है, इकोयंची का अगर आपको हिंदी अर्थ पता है कि यह सूत्र कैसे कार्य करता है, तो उसमें जो बातें आई है अगर उस सूत्र से रिलेटेड है, आपको पता चल जाएगा उस सूत्र में जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था क्या इसमें सेम मिल रही है, वही सूत्र होगा, वही तो सूत्र होगा। तो अगर आप इसके चीज को समझ गए तो ये सूत्र भी याद हो गया, आपको लिखना तो है नहीं वहां पे भैया, वहां पर तो जिंदगी के गोले काले करने, है ना, नौकर बनना है। आ जाओ, तो आइएगा, कैसे बनोगे नौकर। सरकारी नौकर आज जरूरी है अपनी आर्थिक आजीविका चलाने के लिए, ऐसा मत मानना सर हमें नौकर कह रहे हैं, नौकर तो मैं भी हूं। तो वो ध्यान रखना कि आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे न कैसे आप 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या आप पढ़े, तो आप, मेरा मानना तो यही है कि आप कॉलेज लेक्चरर बने तो मजा आएगा, आप कुलपति बने मजा आएगा, आप वाइस चांसलर बने मजा आएगा। ये आप धीरे धीरे कर कर प्रोग्रेस करें, या आप सीधा ऐसी स्थितियां आप एकदम अच्छे तरीके से अपने अनुभव के अनुसार बढ़िया बने तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बने, मेरा मानना यही है। तो इकोयंची सूत्र क्या कहता है भाई, पढ़ना तो हर बार नहीं है, पढ़ना एक बार जिससे अच्छा पढ़ना है। इकोयंची सूत्र क्या कहता है, इसको देखो डिफाइन करते हैं अपने तरीके से। ये मैंने 3 डब्बे बनाए, बना लिए सर। जिंदगी में डब्बों की आवश्यकता जरूर है, भारत एक प्रकार का डब्बा है और इसमें रहने वाले सारे हम डब्बे हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर हम डब्बे हैं, तो इन डब्बों को हमें अच्छे से गुत्थी सुलझानी है। कैसे सुलझाओगे, इसमें क्या करोगे, मैंने लिखा एक
समझना, मैंने लिखा अच, मैंने लिखा यण आदेश। आपको अब बातें समझ में आ रही होंगी, आदेश क्यों लिखा होगा, है ना। यण एक स्थानीय है, यण क्या है, स्थानीय है, क्योंकि इसके स्थान पर आदेश होंगे। यण क्या है, एक प्रकार का आदेश है, ये आदेश होंगे। कैसे, एक प्रत्याहार है जो आपको बखूबी मैंने समझा दी है। इक कहां से चलेगा, ई, उ, री और लरी। क्या सर ये ऐसे ही होंगे, इनके दोनों दोनों भाई जायज, प्लुत वाला प्रगृह में आएगा, इसका दो भाई होता नहीं तो अकेला। उसके बाद में एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस। अच का मतलब क्या आता है, अचस्वराह, स्वराह, ठीक। आगे ई के स्थान पर क्या आएगा, स्थानीय आदेश क्या होगा, उ के स्थान पर आदेश क्या होगा, री के स्थान पर आदेश क्या होगा, और री के स्थान पर आदेश क्या होगा। अर्थात ये वही वर्ण व्यवस्था है, आप केवल ऑपरेशन करना सीख रहे हैं, संधि कार्य करना सीख रहे हैं, यण संधि का, है ना। ऑपरेशन नंबर पहला आपको देखना है कि आप डेंगू का इलाज कैसे करते हैं, तो वही बात है, यण को डेंगू मानकर चलो कि आप इलाज कैसे करेंगे। अगर आपके सामने ई दिख रहा है, उसके बाद में स्वर दिख रहा है, तो आप ई के स्थान पर यहां इलाज के तौर पर क्या बैठाएंगे, इलाज के तौर पर आप लोग बैठाएंगे य हलंत, ऊ का व बैठाएंगे, वैसे आपको याद भी है, री का र बैठाएंगे, ली का आप ल बैठाएंगे। आप देखना चाहो तो इनका उच्चारण स्थल भी सेम है। कैसे, ई का उच्चारण स्थल है तालु, तो उसका भी क्या है, तालु। आप देखेंगे यहां ऊ का क्या है, औष्ठ, यहां वै का भी क्या है, दंतोष्ठ, और आधा क्या है, औष्ठ। आप देखेंगे री का क्या है, र, अर्थात मूर्धा, यहां पर रे का भी क्या है, मूर्धा। इसलिए उच्चारण स्थान की स्थिति आपको समझ में आ रही होगी। लरी का क्या है, सरदंता, और लय का क्या है, इसका भी दंता। बात सुन रहे, तो ये कंडीशन आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि उच्चारण स्थल से भी सेम है। आप इनके प्रयत्न निकालोगे तो भी आपको कुछ पता चलेगा कि क्या स्थितियां सेम है। तो मैं यहां तक ही आपको क्लियर करना चाहता हूं, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, लरी के स्थान पर ल बैठा देना। नियम याद हो गया, संधि खत्म हो गई है। मेरी तरफ मत देखो, संधि खत्म हो चुकी है। यण संधि, ई को यणची सूत्र है, एक स्थानीय है, ये स्थानीय होते हैं, यण आदेश होते हैं। एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ लिया प्रश्न, निम्नलिखित में सूत्र में स्थानीय कौन है, एक यण अची, तो बताइएगा स्थानीय कौन है। सर एक स्थानीय है, यण क्या है, आदेश है। बात सुना रही है। अच इसका एक कहने का मतलब इसका योग रहेगा, अच का योग रहने पर, ये योग है, इसको हम योग कह सकते हैं। स्वरों का योग रहेगा तो स्थानीय पर आदेश होगा, स्वरों का योग यानी किसी का योग रहेगा, आगे व्यवधान रहेगा कि इसको देखकर कार्य करेगा। हाँ भाई तू है तो मैं अपने आप को बदल लेता हूं, ठीक। तो ये कंडीशन आपके समक्ष आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि सर ने क्या समझाया है। ये पूरी चीजें कंप्लीट हो गई है। अब आपको उदाहरण करना है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, सिंपल सा, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या है, ई है, यहां क्या है, ए है, ठीक। ई के स्थान पर किसको बैठाओगे, सर हमें पता है ये को बैठा दिया। ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया सर, क्योंकि ई के बाद में स्वर दिख रहा था, ई के बाद में कोई ना कोई स्वर दिखना चाहिए। ई अपने आप को आदेश क्या कर लेगा, यह कर लेगा, तो कर लिया सर। अब देखो स्थिति नीचे लाओ, क्या बनेगी, हमारा बचा यह का यह, आधा दे, आधे दे में किसकी मात्रा थी, ई के स्थान पर कौन आ गया, यह, और बाद में कौन बचा आपका, अपि।
अब इसके टाँके फिट कर दो, जोड़ दो। उदाहरण क्या निष्पन्न होगा? उदाहरण निष्पन्न होगा य आधा द य पी, यद्यपि, या इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो यद्यपि। बात समझ आई? तो ये आपने उदाहरण करने की चेष्टा की और आपने संभवतः सही उदाहरण बनाने की चेष्टा भी की होगी। चलो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, बनाकर देखना। मैंने कहा मधु प्लस आचार्य, मधु प्लस आचार्य। बनाकर देखो जी उदाहरण क्या बनेगा मधु प्लस आचार्य का। मधु प्लस आचार्य का बनाकर देखना क्या बनेगा। बना लिया होगा, आशा करता हूं। क्या बनाया होगा? यहां पर है उ और आगे कौन है? आ क्या है? आस्वर है। ऊ के स्थान पर कौन आकर बैठेगा? ऊ के स्थान पर आकर बैठेगा सर, ऊ का भाई कौन है? ऊ का भाई वह होता है, उच्चारण स्थान भी याद रखना थोड़ा, वह। अब क्या करना है? अब टाँके फिट करने करो। मैं का मैं, आदाद है, ऊ के स्थान पर आकर कौन बैठा? वह। आगे क्या आया है? आचार्य। जोड़ो, क्या बनेगा? मैं, आदाद है, वह में आ की मात्रा, मध्वाचार्य। ये बन गया मध्वाचार्य। इस प्रकार उदाहरण निष्पन्न किया आपने। ठीक, आओ एक उदाहरण और करते हैं। मैंने कहा पितृप्लस आदेश, पितृप्लस आदेश। ऐसी कंडीशन में आप देखिएगा क्या बनेगा। अब मैं यहां पर देखता हूं, यहां पर दिख रहा होगा आपको सीधा सा री, ऋष्व है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में आस्वर है? हमें री के स्थान पर, री एक स्थानीय है, यह स्थानीय है, और यहां आदेश होगा, क्या होगा? र आदेश होगा। ठीक, ये आदेश। अब री के स्थान पर र आदेश तो हो गया। अब क्या करोगे? अब यहां स्थिति लेके आओ, क्या बन के आएगी? यहां बन के आएगी पी आधा तय, री के स्थान पर र, आगे क्या है? आगे सर हमारे सामने है आदेश है। आपको संयुक्त अक्षर बताए थे, है ना? संयुक्ताक्षर बताए थे, तो क्या बनेगा? त र और आ, इन तीनों को बनाएंगे तो इन तीनों से एक ही चीज निष्पन्न होगी जिसका नाम होगा त्रा। तो यहां पर पहले क्या बचा? पहले बचा पी और आगे क्या बचा? देशः। क्या बन जाएगा? पित्रादेश। पित्रादेश शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि है। ये उदाहरण करके इसलिए बताए जा रहे हैं आपको कि आप एक प्रकार के क्रम में इस प्रकार ढल जाए जिससे आप उदाहरण कर पाए। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, ली प्लस अकारः। ली के स्थान पर सीधा क्या आएगा? ली के स्थान पर ली है, इसके स्थान पर आ जाएगा ल, अर्थात ये अब स्थानीय है और ये अब क्या है? आदेश है ना? आगे क्या बचा है? अकारः। इसको तो करना ही क्या है? संयोग करना है, जोड़ दो बस। अब लकारः, ये संधि का निष्पन्न हो गया। बात में आ रही? ये पित्रादेश निष्पन्न हो गया।
तो इस प्रकार के उदाहरण, हर एक उदाहरण अपने आप में एक बखूबी क्रिया करता है, बखूबी चीजें रखता है और आपको उदाहरण में बनाने में संतुष्टि भी देता है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आप निश्चित तौर पर एक एक उदाहरण को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। हाँ, अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जिनको आपको करना है। मैं आपको 5 मिनट का समय भी दूंगा करने के लिए, तो कीजिएगा। मैं आपको एक एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको बातें समझ में भी आएंगी, अच्छे से आएंगी, है ना। तो चलो, मैंने कहा अभी प्लस उदयः, मैंने कहा पठतु प्लस अत्रः, मैंने कहा मति प्लस अंतरम, मैंने कहा परि प्लस अटनम, मैंने कहा आपके लोगों के सामने मातृ प्लस इच्छा, मैंने कहा दुहित्री प्लस आदेशः। बनाइएगा, इनको बनाइएगा। लृ प्लस आधारः, लृ प्लस अंगम, और मैंने कह दिया आपके सामने शृणु प्लस इदम, साधु प्लस आचार्यः, वधु प्लस आशा। बनाइएगा जी, इनको उदाहरण बनाने की चेष्टा कीजिएगा। सिंपल से हैं, आपके पास 5 मिनट है, आप करके देखिएगा कॉपी में, क्योंकि ये कार्य साथ साथ चलते रहेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, स्कोर अच्छा कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर आपने कर लिया होगा। मैं इनके उत्तर बता देता हूं। एक कर लेना अभ्युदय, वध्वाश। ये चेक कर लीजिएगा जी। आपने, आशा करता हूं कि आप सभी ने सही बनाया होगा और श्रेष्ठ बनाया होगा। तो बढ़िया मेहनत कीजिएगा। आप अगर इस प्रकार पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। मेहनत कीजिएगा। तो मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आपसे विदाई चाहता हूं, और बढ़िया मेहनत करते रहिएगा और हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। आपको कहीं एक जॉब पर अटकना नहीं है। आप इस प्रकार पढ़ना कि मजा आ जाए, कि जिंदगी भी आपको बोले कि वाह
अब की बार तो तूने जिंदगी जी ली। तो बस इसी के साथ आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद साथी।